फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि भारत का पासपोर्ट कितना पावरफुल है और उसकी दुनिया में ग्लोबल रैंकिंग कितनी है और भारत के पासपोर्ट होने पर हम दुनिया में कितने कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जापान, जिसका रैंकिंग है नंबर 1। और अगर जापान का पासपोर्ट है अगर आपके पास, तो आप 191 कंट्री विज़िट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर दूसरे कंट्री में जब आप एंटर होंगे तो आपको अपने पासपोर्ट पे वहाँ के स्टैम्प लगेगा, जिसमें कि आपको 90 डेज़ या मे बी 60 डेज़, डिपेंड करता है कंट्री में, उतने दिन आप रह सकते हो, मगर आपको वीज़ा नहीं लगेगा। उसके बाद सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो आपको 189 कंट्रीज़ आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ है, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, जिसका रैंकिंग 4th है। और आप ये कंट्री का पासपोर्ट होता है तो आपके पास 188 देश आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, 6 पर फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोर्चुगल, स्वीडन। देखोगे तो यहाँ पर ये सारे यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। अगर हमारा भारत का रैंकिंग देखोगे तो हमारा भारत का रैंकिंग है 85, जिसमें कि हम 58 कंट्रीज़ हम लोग वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी पासपोर्ट की रैंकिंग इम्प्रूव की है। तो आइए देखते दोस्तों भारत का अभी हम कौन से ऐसे देश है जिसमें हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बेलारस यूरोप का है, वहाँ पे हमको 5 दिन का वहाँ पर पासपोर्ट पे हमको स्टैम्प मिलेगा, जिससे कि हम 5 दिन रह सकते हैं। अब आएंगे हम ऐसे देशों में जहाँ पे हमको 30 दिन तक रह सकते हैं। बेलीज़ जो सेंट्रल अमेरिका में, मकाऊ जो चाइना में, माइक्रोनेशिया ये बहुत छोटा सी आइलैंड है ओशियना में, सेंट किटी और नेविस जो कि कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स जो कि कैरेबियन में है, सर्बिया जो ईस्टर्न यूरोप में, वेनेटुआ जो ओशियना में। ये देशों में हम 30 दिन तक रह सकते हैं। जब हम इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तो हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प मारा जाएगा कि कितने दिन तक आप रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम मॉरिशस अफ्रीका में, वहाँ पर हम 60 दिन तक रह सकते हैं। जो ये सब ड्यूरेशन हमने मेंशन किया ये मैक्सिमम डेज़ है। अगर आपका आइटनरी कम डेज़ का है तो शायद आपको कम डेज़ का स्टैम्प भी लगेगा। और जो वीज़ा का ड्यूरेशन है वो जो एयरपोर्ट पे वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर है वही डिसाइड कर पाएगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि अभी ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर हम 90 दिन तक रह सकते हैं। इसमें भी ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ये भी कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ में, सेनेगल जो अफ्रीका, एल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिका, और ग्रेनाड जो कैरेबियन में। अगर हम 90 डेज़ तक कोई भी देश में रह रहे तो हमें स्पेशल रीज़न देना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोग बिना वजह नहीं रह सकते। उसके बाद दोस्तों फिजी आइलैंड है जहाँ पर हम 4 महीने तक रह सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया है, आपको कोई स्पेशल रीज़न देना पड़ेगा, या तो आप अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या कोई स्टडी करने जा रहे हैं या कुछ भी। उसके बाद डोमिनिका जो ये भी कैरेबियन में कंट्री है, वहाँ पर हम लोग 6 महीने तक रह सकते हैं। सिमिलरली मैक्सिको भी नॉर्थ अमेरिका के इसमें आता है, वहाँ पर भी हम लोग 6 मंथ तक रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारत जैसे गरीब और डेवलपिंग देश के लिए 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें काफ़ी प्राउड फीलिंग होता है, लेकिन असलियत ये नहीं है दोस्तों। कई देशों में कंडीशंस अप्लाई है। अगर जैसे कि आप बेलीज़ है, वहाँ पर हम जाते हैं तो हमको यूएस का वैलिड विज़िट वीज़ा चाहिए। जैसे यूएस का हमको विज़िट वीज़ा मिलता है 6 महीने का, वो चाहिए हमको। अगर हांगकांग या भूटान जाना है तो हमको रजिस्टर करना पड़ता है पहले, उसके बाद हमको अगर अप्रूवल आए तब जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कंडीशंस हैं, तो इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर मैक्सिको भी हम जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिको यूएस का बॉर्डर है, तो मैक्सिको हमको जाने के लिए और वहाँ पे 6 महीने रहने के लिए हमको यूएस का वैलिड वीज़ा चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़, अभी हम देखेंगे वीज़ा ऑन अराइवल भारतीय पासपोर्ट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे देश है, लाओस एशिया में है जहाँ पर हम 30 दिन तक रह सकते हैं, इंडोनेशिया है जहाँ पर हम 30 दिन तक रह सकते हैं, कतार हो गया मिडल ईस्ट में, थाईलैंड हो गया जहाँ पे हम 15 दिन तक रह सकते हैं, भूटान एशिया में जहाँ पे हम 14 दिन तक, जॉर्डन हो गया जहाँ पे हम 14 दिन तक, कंबोडिया जो एशिया में है वहाँ पर हम 30 दिन तक रह सकते हैं, नेपाल जो हमारा बॉर्डर है कंट्री है वहाँ पर हम 5 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन स्पेशल रीज़न कोई होना चाहिए रहने के लिए। मालदीव्स है जहाँ पर हमको 30 दिन तक का वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन हमको उसमें पूरा आइटनरी और हमारा पूरा स्टे दिखाना होता है, तो ही वो इतने दिन का वीज़ा हमको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेंगे। ऑन अराइवल वीज़ा में हमको जब एयरपोर्ट पे हम जब लैंड करते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, तो उस वक्त हमको वीज़ा ये मिलता है।
वीज़ा ऑन अराइवल में ज़्यादातर हमने कवर किया एशिया की कंट्रीज़ है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पर हमको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। साइचिलीज़ एक है, बहुत छोटा सी आइलैंड है, यहाँ पर हमको 90 दिन तक वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। मलेशिया जो कि एशिया में, जो कि जहाँ तक हमको 30 दिन का मिलता है। श्रीलंका अगर आप देखोगे तो 30 दिन का। वियतनाम, फिर आते हैं हम अफ्रीका में जिम्बाब्वे, कीनिया, इक्वाडोर जो साउथ अमेरिका में, वहाँ भी हमको 30 दिन का मिलता है। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जो कैरिबियन वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर हमको 30 दिन तक का मिलता है। तो दोस्तों ज़्यादातर अगर हम देखोगे तो हमको जितने भी कंट्रीज़ है तो इसमें से ज़्यादातर एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ मिडल ईस्ट के हैं, कुछ अफ्रीका और कुछ सेंट्रल अमेरिका के। इसमें हमको यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो कि डेवलप देश है, वहाँ पर हमको वीज़ा ऑन अराइवल या तो फ्री वीज़ा नहीं है। ये सारे जो देश है ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, या तो गरीब है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है। और वीज़ा ऑन अराइवल में भी बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे कि हमारे पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, हमारे पास कुछ डॉलर्स या करेंसी होना चाहिए, तो ही हमको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। सब लोगों को शायद नहीं मिले। उसके बाद दोस्तों हम कवर करते हैं कि ई वीज़ा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसे हम ऑनलाइन वीज़ा कहते हैं। इसमें सिंगापुर, टर्की, दुबई, ओमान, मलेशिया में भी ई वीज़ा भी फैसिलिटीज़ जैसे हमने देखा था, और वीज़ा ऑन अराइवल भी है। वीज़ा ऑन अराइवल थोड़ा शायद ज़्यादा महंगा है। ई वीज़ा अगर हम पहले से लेते तो सस्ता है, पर इसमें ड्यूरेशन भी कम होता है। उसके बाद म्यांमार, जॉर्जिया, ये एक यूरोप का एक अकेला देश है जॉर्जिया। उसके बाद अर्मेनिया, डिजिबूटी अफ्रीका, इथियोपिया, गैबोन, मोल्डोवा, तंजानिया, युगांडा और ज़ैम्बिया। इतने सारे देश है जिसमें हमको ई वीज़ा फैसिलिटीज़ है। ई वीज़ा के में हमको शायद इतना हैसल नहीं है अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते किसी एजेंट के थ्रू। तो दोस्तों कुछ हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ई वीज़ा जो है हमको ये सारे देश का मिलता है, जो कि जो नॉर्मल वीज़ा है जैसे यूरोप का हो गया, अमेरिका का हो गया, या तो ऑस्ट्रेलिया का होगा, ये यूके का हो गया, उससे काफ़ी अलग प्रोसेस है। ये काफ़ी सिंपल है। इसमें हम अगर बताते हैं, कोई पर्पस बताते हैं जिसमें, तो हमको वीज़ा मिलना इतना दिक्कत नहीं है। ये सब कंट्रीज़ जो भी है इसके हमारे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा मिलाकर कुछ 58 कंट्रीज़ है जिसमें हम भारत के, जिसके पास पासपोर्ट है, उसमें हम ये कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्यों हमारा भारत का पासपोर्ट इतना पावरफुल नहीं है जैसे कि यूरोप और सिंगापुर या जापान का है। तो मेन फैक्टर दोस्तों ये है कि हमारे पास कोई यूरोपियन यूनियन जैसा कोई यूनियन नहीं है जैसे कि एशिया में। जैसे कि अगर आप यूरोपियन यूनियन देखोगे तो वहाँ पर कुछ 27 या 28 कंट्रीज़ है। तो वहाँ पर हमको ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उनमें एक अंडरस्टैंडिंग, अगर पासपोर्ट है भी तो दोस्तों वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोग बिना वीज़ा के हम लोग यूरोप में कोई भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो यूरोपियन यूनियन है उनके काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी ट्रैवल है जिन्होंने उनको वीज़ा फ्री ट्रैवल के लग्जरी दी, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि यूरोप के लोग कोई ऐसे डेवलपिंग या गरीब देश में जाके सेटल होंगे। तो उनको भी पता है कि रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे देश है जैसे कि यूएस का है, कनाडा और मैक्सिको, उनका नाफ्टा का एग्रीमेंट है। वो नाफ्टा के एग्रीमेंट में उनको ऑब्लिगेशन है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। तो उससे भी दोस्तों वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक दूसरे के अगर पासपोर्ट होगा तो फ्री मूवमेंट बहुत होता है। तो हमारा इंडिया का ऐसे कोई भी जो हमारे पड़ोसी है, उसके ज़्यादातर हमारे पड़ोसी चाइना, पाकिस्तान या उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोस्तों ऐसी जो हमको जो नाफ्टा का जैसा एग्रीमेंट हो गया, या तो ईयू का जो एग्रीमेंट है, वैसे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो ईयू का जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी देशों के साथ है, जैसे ईयू और जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों होता है और वो कंट्री का इकोनॉमिक लेवल बराबर है तो दोस्तों ट्रैवल में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और बायलैटरल जब मीटिंग होती है दो देशों की तो उसमें वो तय होता है कि हम एक दूसरे की कंट्री बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे तय होता है कि एक दूसरे की कंट्रीज़ हम फ्री ट्रैवल कर पाएंगे या एक कंट्री दूसरे कंट्री में बिना वीज़ा के ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों जब डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है, जब दो कंट्री के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी सारी बातें करते हैं। उसमें एक बात ये भी होती है कि दोस्तों कि वीज़ा ट्रैवल में कैसा अरेंजमेंट रहेगा, कितने फ़्लाइट्स होंगे, वो फ़्लाइट्स कौन से सिटीज़ से कनेक्ट होंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शन कैसा होगा। तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें ये तय होता है कि वीज़ा फ्री ट्रैवल होगा या वीज़ा लगेगा।
दोस्तों और एक रीज़न ये है कि जो कंट्री में आर्म या सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ के लोगों को जल्दी वीज़ा फ्री एक्सेस या वीज़ा नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत मुश्किलों से मिलता है। जैसे सीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, कुछ साल पहले तक पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान या जो सीरिया के जो नेशनल सिटीजन्स हैं उनको डेवलप देशों में शायद नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों वो जो वहाँ पर वॉर होते हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ से लोग ज़रूर दूसरे देशों में जाके सेटल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अभी हांगकांग हो गया, हांगकांग इतना अमीर होने के बाद भी वहाँ पर अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया। तो दोस्तों ये भी एक फैक्टर है जिससे कि जब बायलैटरल रिलेशनशिप होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी कंट्री की है। जैसे सिंगापुर हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सिंगापुर के जो नेशनल है वो सीरिया, अफ़गानिस्तान या जा सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग या सीरिया के लोग सिंगापुर इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन रीज़न है इकोनॉमिक जो है फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो देखते हैं कि दोनों कंट्री का जो इकोनॉमिक लेवल है वो एक ही तरीके का है। जैसे अगर आप सिंगापुर में रह रहे हो तो अगर आपको हांगकांग जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो आपको यूरोप जाना इतना मुश्किल नहीं होगा। जो हमारा अगर आप स्टेट्स का आप पर कैपिटा देखोगे तो सबसे जो अमीर स्टेट है दिल्ली, उसका जो लेवल है पर कैपिटा इनकम वो चाइना के इतना है। उसके बाद गोवा का, गयाना के इतना। अगर आप नीचे आओगे जो असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, राजस्थान हो गया, तो उसमें जो काफ़ी अफ्रीकन देश है या सेंट्रल अमेरिकन देश है उसके बराबरी। तो दोस्तों हमारा मेन फैक्टर ये है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो लोग ज़्यादातर दूसरे कंट्री में जाके इलीगल सेटल होंगे। इसलिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि आप कौन से टॉपिक पर ट्रैवल और माइग्रेशन की वीडियो देखना चाहेंगे। तो हमारी टीम ज़रूर कोशिश करेगी कि उस पर हम वीडियो बनाएं। आज के लिए गुड बाय।